नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर अमतेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम, लखनऊ। आज मैं अपने इस लेक्चर के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले इस अपने लेक्चर के अंतर्गत ये बताऊंगा कि साख नियंत्रण है क्या, साख नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, और केंद्रीय बैंक की जहाँ तक बात है, मतलब भारत के केंद्रीय बैंक की अगर कहें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किस प्रकार साख का नियंत्रण करता है। साख का आशय ऋण, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट, की उस व्यवस्था से है। केंद्रीय बैंक के ही माध्यम से उसके अधीन अनुषंगिक या देश में जो भी वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं, वह कंपनियों को, व्यक्तियों को, लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इसका अपने आप में बहुत बढ़िया रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। ये किस प्रकार साख प्रदान की जाती है, साख नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, तो इसको अगर हम कहें तो साख नियंत्रण के जो उद्देश्य हैं वो 4 हैं। सबसे प्रमुख उद्देश्य साख नियंत्रण का पहला, जिसको हम कहते हैं कि विनिमय दरों में स्थिरता प्रदान करना। सेकंड है आंतरिक मूल्यों में स्थिरता प्रदान करना। थर्ड है आय एवं रोजगार को उच्च स्तर पर बनाए रखना और उसमें स्थिरता बनाए रखना। और चौथा है आर्थिक विकास की गति प्रदान करना एवं उसमें स्थिरता बनाए रखना। जैसा कि पहली बात है कि विनिमय दरों में स्थिरता प्रदान करना। विनिमय दर मतलब, विनिमय दर वह दर होती है जिस पे किसी एक देश की मुद्रा का दूसरी देश की मुद्रा के मध्य मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य रूप में जैसे हम कहते हैं कि $1 इस समय 75 रुपीज़ या 74 रुपये के बराबर है। अब अगर हम दूसरे रूप में देखें कि आज वो $1 74 रुपये के बराबर है और कल अगर वही $1 75 रुपये के बराबर हुआ, तो मतलब रुपए की जो वैल्यू है, उसके मूल्य हैं, उनमें कमी हो रही है। विनिमय दर फिर अगले डेट पे अगर और गिरावट हो रही है, मतलब रुपए की वैल्यू और कम हो रही है, तो ये कुछ स्थितियों में माना जाता है कि निर्यातक के लिए अच्छा है लेकिन आयातक के लिए नुकसानदायक है। लेकिन पूरी इकोनॉमी के लिए अगर इसको हम देखें तो ये कष्टप्रद स्थिति होती है। तो उस देश की केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण के अंतर्गत अपनी देखती है कि इस रूप में मनी का फ्लो हो या प्रवाह इस रूप में बनाए रखा जाए कि विनिमय दरों में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन, उच्चावचन की स्थितियां ना आ सके। दूसरी इसकी स्थिति होती है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के संबंध में हो गया। दूसरी है अपने घरेलू बाजार के संबंध में, कि मनी का सर्कुलेशन, मतलब मुद्रा का प्रवाह इस रूप में रहे कि अनावश्यक रूपों में कीमतों में उतार चढ़ाव ना आए, जिसको हम कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति से हम देखते हैं। तो मतलब साख नियंत्रण के अंतर्गत उस देश का केंद्रीय बैंक देखता है कि किसी भी समय अनावश्यक रूप में अर्थव्यवस्था में इस रूप में मुद्रा का प्रवाह अधिक ना हो जाए कि लोगों के द्वारा अनावश्यक मांग की जाने लगे और पैसे की वैल्यू, मतलब मुद्रा की वैल्यू डिक्रीज होने लगे, कम होने लगे, और मूल्यों में अनावश्यक रूप से वृद्धि होने लगे। जरूरी नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि का एक मुख्य कारण तो साख है, मतलब मुद्रा का प्रवाह, लेकिन ये हर समय के लिए आवश्यक नहीं है, ये अगला विषय है। लेकिन साख नियंत्रण की जरूर इसमें कुछ न कुछ भूमिका होती है, और वो भूमिका उसको हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तीसरी चीज़ साख नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आय और रोजगार में स्थिरता बनाए रखना। किसी भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक रूप में धन की प्रवाह, मतलब तरलता बनी रहे,
तथा साथ ही साथ लोगों की एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्थितियों में भी परिवर्तन ना आए। और चौथा मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की गति प्रदान करना एवं उसमें स्थिरता बनाए रखना। मतलब देश में जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उनके लिए आवश्यक मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बनी रहे, लोगों को आवश्यक समय पर बैंकों, वित्तीय संस्थानों से साख की उपलब्धता बनी रहे, उनके मूल्यों में मतलब इंटरेस्ट रेट में बहुत अधिक फ्लैक्चुएशन ना होता रहे। एक प्रकार से कहा जाता है कि साख नियंत्रण अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में सही रूप से किया जा रहा है तो मैं कहूँगा कि उस अर्थव्यवस्था के लिए जैसे शरीर के पोषक तत्वों के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है, साख उसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में विटामिन के भांति रहती है। अब मुख्य बात आती है कि साख नियंत्रण कैसे किया जाए। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण दो आधारों पर करता है। पहला है परिमाणात्मक नियंत्रण। परिमाणात्मक नियंत्रण मतलब साख की क्वांटिटिव कंट्रोल जिसको कहा जाता है, मतलब उसकी मात्रा में कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए। और सामान्य रूप में केंद्रीय बैंक इसी रूप में साख के नियंत्रण को ज़्यादा स्थापित करने का प्रयास करता है। दूसरा है गुणात्मक नियंत्रण। गुणात्मक नियंत्रण से अभिप्राय साख के प्रयोग को नियंत्रण करना, उसकी उपलब्धता जो दी जा रही है, किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उसको नियंत्रित करना। अब मैं इन दोनों नियंत्रण की जो विधियां हैं, जिनको किस रूप में अपनाया जाता है, उसकी मैं आपको आगे चर्चा करके बता रहा हूं। परिमाणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत मुख्यतः किसी देश का केंद्रीय बैंक, या जैसे मैं कहूं कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीन रूपों में साख को नियंत्रित करता है। सबसे पहला उसका जो अस्त्र है वो है बैंक दर। बैंक दर वह दर होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने देश के व्यावसायिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। या बैंक दर वह दर होती है जिसके माध्यम से वह अपने बैंकों को ऋण प्रदान करता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। जब भी उनके तरलता की कमी होती है, मनी की कमी होती है, हर देश के व्यावसायिक बैंक सबसे पहले रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। मतलब रिजर्व बैंक का वास्ते यहाँ हमारे देश के रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक यहाँ है, उसके पास जाते हैं और रिजर्व बैंक उनको बैंक रेट के आधार पर ऋण की उपलब्धता। अब अगर उसको अर्थव्यवस्था में मनी का सर्कुलेशन बढ़ाना है तो वह बैंक दर में कमी करता है, जिससे कि व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में उससे ऋण उपलब्ध हो सके, उनको प्राप्त हो सके। और अगर उनको उसमें कंट्रोल करना है, साख के प्रवाह को कम करना है, तो वह बैंक दर को बढ़ा देता है, जिससे उनको महंगे ऋण मिलते हैं। आगे स्वाभाविक है वो भी महंगे ऋण प्रदान करते हैं, तो मतलब साख का प्रसार कम हो जाता है। अब दूसरी स्थिति आती है कि जो दूसरा अस्त्र है परिमाणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत, वह है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है। अगर उसको साख में कमी लानी है, मतलब जो प्रवाह अधिक है उसको रोकने के लिए वो अनेकों प्रकार की प्रतिभूतियों को खुले बाजार में सामान्य रूप से बिक्री करता है। इसका प्रभाव ये होता है कि वह अनावश्यक रूप से जो मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित है उन लोगों से उसको प्रतिभूतियों की बिक्री करके उनको कलेक्ट करने लगता है। और स्वाभाविक है अनावश्यक मात्रा में मुद्रा में प्रवाह रुक जाता है।
और साख का प्रवाह कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली उस पर नियंत्रण हो जाता है। दूसरी स्थिति है कि वह साख का उसको प्रसार करना है तो वह प्रतिभूतियों की खरीद करना शुरू कर देता है। जो की थी प्रतिभूतियाँ उनको वापस पब्लिक डोमेन से अपने पास लेने लगता है। इसके माध्यम से वह स्वाभाविक है साख के प्रसार में वृद्धि करता है। अब इसी के अंतर्गत कहा जाता है, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत मनी के सर्कुलेशन को बढ़ाना और घटाने के रूप में जो उसका तीसरा अस्त्र है वह है परिवर्तनीय कोषा अनुपात। परिवर्तनीय कोषा अनुपात के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो प्रकार के कोषों की व्यवस्था की बात करता है। पहला है नगद आरक्षित अनुपात और दूसरा है द्वितीय आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात, CRR संक्षेप में कहते हैं। और द्वितीय आरक्षी अनुपात मतलब SLR। SLR वह अनुपात होता है जो कि आनुषंगिक व्यावसायिक बैंकों को एक निर्धारित है, जो उसके अंतर्गत उनको मान्यता दी है उसने, उतना धन उनको जो जमा हुई है वो निश्चित मात्रा में उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है। कैश रिजर्व अनुपात CRR वह अनुपात होता है कि जो अपनी जमा का एक निश्चित भाग उन बैंकों को अपने पास रखना होता है। जब कभी साख की मात्रा को कंट्रोल करना है तो रिजर्व बैंक इन अनुपातों की मात्रा में वृद्धि करके साख के प्रसार को रोकता है। CRR के माध्यम से बैंकों को अपने पास ही रखना पड़ेगा, लेकिन SLR के माध्यम से बैंक स्वाभाविक है उसको उतना धन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो एक चौथा कदम परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया जाता है वह है रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट। रिपो रीपरचेजिंग ऑप्शन, रिवर्स रिपो रिवर्स रीपरचेजिंग ऑप्शन। रिपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने अधीन बैंकों को अल्पकालिक रूप में ऋण की उपलब्धता कराता है। अल्पकालिक मतलब माना जाता है कि कुछ समय के लिए। और रिवर्स रिपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक अपने पास अतिरिक्त धन को रिजर्व बैंक के पास रखते हैं तो जो उनको उसके संदर्भ में ब्याज प्राप्त होती है। रिपो रेट जिस पे वो अल्पकालिक रूप में ऋण लेते हैं वह रेट है, और रिवर्स रिपो वह है जिस पे वो स्वाभाविक है केंद्रीय बैंक उनको देता है। हमेशा रिवर्स रिपो रेट से कम होती है। अब अगर रिजर्व बैंक को अल्पकाल में मुद्रा के प्रवाह को कम करना है, साख की मात्रा को कम करना है, तो वह स्वाभाविक है रिपो रेट को बढ़ा देता है। और रिवर्स रिपो रेट भी उसी के हिसाब से बढ़ा देता है। तो बैंक जो है अपने आप जो है साख की मात्रा कम हो जाती है। अगर उसको साख की वृद्धि करनी है तो इनमें वह कमी कर देता है। ये तो उसकी परिमाणात्मक विधियां रही। मैं पुनः एक बार आपको रिकॉल करता हूँ। परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत जो उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, उनमें पहली है बैंक दर, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात, और चौथा है रिपो और रिवर्स रिपो रेट। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इनके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख की मात्रा पर कंट्रोल करता है। अगर इसके बाद भी उसको साख की स्थितियों पर कंट्रोलिंग की स्थितियां अपनानी है तो वह उसके लिए अपने दूसरे जो मुख्य टूल्स हैं, उपकरण है, उनका प्रयोग करता है, और वो प्रयोग के ऊपर ही किया जाता है। वह है गुणात्मक नियंत्रण। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टूल्स वह प्रयोग करता है वह है साख की राशनिंग।
राशनिंग कहा जाता है कंट्रोलिंग, जिसको हम कहते हैं। इसके अंतर्गत वह साख की उच्चतम न्यूनतम सीमा का निर्धारण कर देता है कि किसको देना है साख, कितनी मात्रा में देना है। जैसे कि अगर रिजर्व बैंक को लग रहा है कि गरीब निम्न आय वर्ग के छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को ऋण की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो वह क्या करता है, वह साख की राशनिंग कर देता है। और स्वाभाविक है इसके माध्यम से कोई भी बैंक जो है वो बाध्य रहता है कि उसको उतनी मात्रा में उनको ऋण उपलब्ध कराना है। और एक डेवलपमेंट कंट्री में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। उसको लग रहा है कि अगर प्रवाह एक तो कम है और वो प्रवाह ज़्यादातर बड़े लोगों को, बड़े उद्योगों को जा रहा है, तो स्वाभाविक है उस पर इस तरीके की कंट्रोलिंग की स्थितियाँ अपनाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कहा जाए तो यहाँ इस तरीके की कंट्रोलिंग की स्थितियाँ निर्धारित है कि कुल ऋण का न्यूनतम 40% प्राथमिक क्षेत्र जिनको सरकार ने अधिकृत किया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, वहाँ पर ऋण देना आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ है, दूसरा जो प्रयोग की स्थिति है वो प्रतिभूतियों पर ऋण की आवश्यक सीमा में परिवर्तन करके, मतलब जिन सिक्योरिटी के आधार पर ऋण प्रदान किया जा रहा है वो उनकी सीमा में परिवर्तन करता है। मार्जिन रेट जिसको कहा जाता है उसमें चेंज कर देता है। जैसे पहले किसी प्रतिभूति के आधार पर अगर 90% ऋण दिया जा रहा है, अब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लग रहा है कि साख मात्रा को कम करना है, तो वो कह सकता है, वो निर्धारित कर सकता है कि 90% तो आप ऋण दे रहे थे, अब आप 90% ऋण नहीं, अब आप 70% ही ऋण देंगे। मतलब अगर उसके पास 10,000 की प्रतिभूति थी तो पहले वो 9,000 रुपये ऋण प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब कितना प्राप्त कर पाएगा, 7,000 ही ऋण प्राप्त कर सकेगा। तो मार्जिन रेट में के आधार पर अब उसको बढ़ाना है, वो कह सकता है 95% तक आप ऋण दे सकते हैं। मतलब जहाँ 9,000 रुपये प्राप्त कर रहा था वहाँ 9,500 रुपये वो ऋण प्राप्त कर सकेगा। तीसरा इसके अंतर्गत, प्रयोग के अंतर्गत जो उपकरण है वह है निर्देशों द्वारा नियंत्रण स्थापित करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने अनुषंगिक बैंकों या इसके अंतर्गत जो भी बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत जो भी ऋण प्रदान कर रहे हैं उनको निर्देश जारी करता है कि इस तरीके से स्थितियां करिए। देखिए ये गुणात्मक नियंत्रण के जो स्टेप हैं, ये स्टेप वाइज स्टेप, मतलब एक चरण आप गए फिर दूसरे चरण में जाएंगे। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि वह राशनिंग करता है, मात्रा निर्धारित कर देता है, इनको इतना देना है, उनको उतना देना है, इतनी इतनी मात्रा में। फिर वो कहता है कि मार्जिन रेट कितना, उनकी सिक्योरिटी के आधार पर कितना आप ऋण देंगे। फिर वो निर्देश देता है कि आपको इनको देना है और इनको नहीं देना है। फिर अगला कदम उसका जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, नैतिक दबाव। अगर इस पर भी कंट्रोल की स्थिति नहीं रहती है तो नैतिक दबाव लाता है। कहा जाता है कि मोरल सजेशन देता है, और नैतिक दबाव अगर नहीं कार्य कर रहा है, अब इसके बाद रिजर्व बैंक जो अपना अंतिम अस्त्र है वह प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है। वो स्वाभाविक है डायरेक्ट एक्शन लेता है, और डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से वो ऋण की मात्रा में अगर उसको बढ़ाना है किसी क्षेत्र में, स्वाभाविक है वो कहता है कि इनको आपको देना है, और अगर किसी क्षेत्र में उसको वृद्धि करनी है तो आपको आदेश देता है कि इनको आपको ऋण उपलब्ध कराना है। पुनः मैं इस अपने लेक्चर को समराइज करना चाह रहा हूँ कि देखिए साख नियंत्रण बहुत ही आवश्यक स्थिति है। साख नियंत्रण के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें पहला है विनिमय दर में नियंत्रण स्थापित करना, दूसरा है कीमत में नियंत्रण स्थापित करना, तीसरा है रोजगार की मात्रा को निर्धारित करना, चौथा है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाए रखना। इसके लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, पहला है परिमाणात्मक, दूसरा है गुणात्मक। परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत सामान्य रूप से 4 टूल्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 3 ही टूल्स कुछ देशों में उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4 टूल का उपयोग करता है। पहला है बैंक दर के माध्यम से, दूसरा है
खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से, तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात के माध्यम से, और चौथा है रिपो रेट दर और रिवर्स रिपो रेट के माध्यम से। अब इसी तरीके से गुणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत पहला है कि वह साख की मात्रा को निर्धारित करता है, दूसरा है राशनिंग करता है, मतलब दूसरा है मार्जिन रेट को घटा बढ़ाता है, कम या अधिक करता है, तीसरी चीज़ है कि वो उनको निर्देश या सजेशन देता है, नैतिक दबाव लाता है चौथा, और फिर अंतिम में प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है। आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा लाभप्रद रहेगा। इसमें कोई भी सजेशन हो आप मेरे YouTube चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आप मेरे सजेशन आप मुझको दे सकते हैं। निश्चित ही मैं अपने अगले लेक्चर में उन चीज़ों को सुधार करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। संकट की इस घड़ी में आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें।